Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter first in history and the name of the chapter is how, when and where. And under this chapter we discussed about the periodization, the meaning of periodization, the periodization of Indian history which was done by James Mill, and we have also discussed what are the loopholes or what are the defects in the periodization which is done by James Mill. And then we have also seen that there are so many problems, there are so many defects in the periodization of James Mill, and that is why in most of the historians accept the periodization of ancient, medieval and modern history. And the Indian history is also periodized like that: ancient Indian history, medieval Indian history and this modern Indian history. But here also one problem is there, because whenever we say modern Indian history, it means that modern history means something which is related to modern ideology, modern thinking, then advancement of technology and science and all. And what we see that in this मॉडर्न पीरियड विच इज़ कॉल्ड मॉडर्न पीरियड, जो कि ब्रिटिश रूल था इंडिया में, जहाँ पर जिसको हम मॉडर्न पीरियड कर रहे हैं, एक्चुअली दैट वाज द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. तो ये जो ब्रिटिश रूल इन इंडिया था, दैट वाज नॉट मॉडर्न इन एनी सेंस ऑफ द टर्म. न तो किसी भी तरह की कोई मॉडर्न आइडियोलॉजी का यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम, नथिंग वाज डेवलप्ड. Then there was no development of science and technology. Then economic growth and development was also very low. So it cannot be considered as modern period in any sense of the term. So instead of using modern, what we use colonial, है ना. तो इंडियन हिस्ट्री का जो पीरियडाइजेशन है उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ना लिख के हम उसको कॉलोनियल इंडियन हिस्ट्री कहते हैं. एंड कॉलोनियल का मीनिंग यही होता है जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल लाइफ को सब्जुगेट कर लेती है, तो उसको हम कहते हैं कॉलोनाइजेशन. दैट इज कॉलोनियल. एंड द सेम थिंग हैपेंड इन आवर कंट्री. आवर कंट्री वाज सब्जुगेटेड इन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल स्फेयर्स ऑफ लाइफ बाय द ब्रिटिशर्स. So it is called a colonial period. And now after discussing this, we were in the last segment of the chapter, that is how do we know. हम कैसे हमें पता चलता है, what are the sources, because here we are, how do we know. Here we are concerned only with the history of India अराउंड 250 ईयर्स अगो. आज से करीब 200 से 250 साल पहले की जो हिस्ट्री है वही जानना है. दैट इज कॉलोनियल हिस्ट्री, दैट इज द मॉडर्न पीरियड, जिसमें कि इंडिया कॉलोनी था ब्रिटिश का, है ना. तो अब उस 250 ईयर्स अगो क्या हुआ था, ये हम कैसे जानते हैं, हाउ डू वी नो. इसके लिए आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास इटसेल्फ वी हैव स्टार्टेड दिस डिस्कशन कि जो ब्रिटिश थे उनकी एक क्या आदत थी कि वो ऑफिशियल रिकॉर्ड रखते थे. कोई भी काम उनका जो होता था वो दैट यूज्ड टू बी इन रिटन फॉर्म. किसी भी काम को करने का जो उनका तरीका था वो रिटन फॉर्म में होता था. चाहे कोई किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन दिया गया है, या कोई प्लानिंग हुई है, या पॉलिसी डिसीजन है, एग्रीमेंट है, इन्वेस्टिगेशन है, जो कुछ भी होता था वो एकदम क्लियर कट रिटन वे में होता था. तो documentation was very important for Britishers. They used to keep record of every whatever was happening in the administration, that was kept in writing. ठीक है, उसको राइटिंग में लिखा जाता है.
अब हम क्या देखते हैं कि जो ब्रिटिश थे वो एक्ट ऑफ राइटिंग में तो बिलीव करते ही थे, और साथ ही साथ ये भी बहुत ज़रूरी था कि उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, है ना। तो पहला काम जो था वो था टू कीप ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। पहला काम था टू कीप ऑफिशियल रिकॉर्ड, और दूसरा क्या है, दूसरा है टू कीप ऑफिशियल रिकॉर्ड था और उसको प्रिजर्व करना, टू प्रिजर्व प्रिजर्व दीज ऑफिशियल रिकॉर्ड। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती थी। एंड ये जो रिटन में लिखना, रिटन में चीज़ों को रखना, टू कीप रिटन रिकॉर्ड्स, है ना, एंड उसको प्रिजर्व करके रखना ताकि वो किसी भी तरह से डैमेज न होने का। इस कारण से यही जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा सोर्स बना, जिससे कि हम लोगों को ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में, ब्रिटिश जो इंडियन हिस्ट्री थी उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, अब वो कैसे उनको प्रिजर्व करते थे, हाउ दे यूज्ड टू प्रिजर्व, कैसे प्रिजर्व करते थे, वो कैसे प्रिजर्व करते थे कि जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स होते थे उन सब के लिए उन्होंने क्या किया था, रिकॉर्ड रूम्स सेटअप किए थे। और ये जो रिकॉर्ड रूम्स थे वो कोई भी, जैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस थी ना, उससे उसको अटैच कर दिया जाता था। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से अटैच्ड रिकॉर्ड रूम्स होते थे, और इन रिकॉर्ड रूम्स में सारे रिकॉर्ड्स जो है वो रखे जाते थे, है ना। और जैसे विलेज में तहसीलदार की ऑफिस है, कलेक्टरेट है, कमिश्नर्स की ऑफिस है, प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट है, लॉ कोर्ट्स है, ये सारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस की हम बात कर रहे हैं, इन सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस के साथ रिकॉर्ड रूम जो था वो अटैच होता था। ठीक है, और इसमें हम क्या देखते हैं कि इस रिकॉर्ड रूम में सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारी चीज़ें रखी जाती थी, बहुत ही अच्छे से रखा जाता था ताकि वो लंबे समय तक प्रिजर्व्ड फॉर्म में रह सके। ठीक है, तो जो इन ऑर्डर टू कीप दीज रिकॉर्ड्स इन अ preserved manner, what was done that specialized institutions were created. कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस बनाए गए स्पेशली इन रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखने के लिए। कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशंस जैसे आर्किव्स बने, म्यूजियम्स बने, है ना। तो इस तरह से आर्किव्स और म्यूजियम्स बना करके उसमें डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया गया, है ना। तो इस तरह से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सोर्स बना जिससे कि हम हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं। जो ब्रिटिश हिस्ट्री थी उसके बारे में बहुत सारी बातें हमें पता चलती है। और जो जैसे लेटर्स हैं, कुछ लेटर हुआ, कुछ मेमो हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह, जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में मूव करता था, है ना। और एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में गया, वहाँ से फिर उसके आगे एक्ट हुआ। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें आज भी इन आर्किव्स में, ये जो आर्किव्स और म्यूजियम की हम बात करें उनमें हमें वो आज भी बिल्कुल ही प्रिजर्व्ड मैनर में देखने को मिलते हैं। वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स बनते हैं। इन आर्किव्स में अगर आज भी हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें जो नोट्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो सारे
जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रिपेयर किए गए रिपोर्ट्स एंड नोट्स ऑल आर प्रेजेंट देयर। जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, डायरेक्टिव्स हैं, ऑफिशियल्स की तरफ से जो भेजे गए इंस्ट्रक्शंस, वो सारे के सारे हमें इन आर्किव्स में देखने को मिलते हैं और उससे हमें एक बहुत बड़ा वो सोर्स बनता है जिससे कि हम जान पाते हैं अपने ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री के बारे में, है ना। और जब 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग हुई तो उस समय ये डॉक्यूमेंट्स जो थे वो उनको कॉपी किया जाता था। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक हुआ, है ना, उसके बाद उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का कॉपी किया जाता था। इसको बहुत ही खूबसूरती से ब्यूटीफुली जो कैलीग्राफ्स होते हैं, कैलीग्राफिस्ट जो कि बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग में लिखने की जो कला होती है, जो स्किल होती है, वो उन्हें आती है। तो ये जो ब्यूटीफुली राइटिंग लिखने वाले जो कैलीग्राफिस्ट होते हैं वो कॉपी करते थे एंड उनको आर्किव्स में रखा जाता था, ठीक है। और उसके बाद ये तो जैसे 19th सेंचुरी की जब स्टार्टिंग हो रही है तो उस समय प्रिंटिंग प्रेस वाज नॉट देयर इन इंडिया, है ना। इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस उस समय नहीं हुआ करती थी, तो इसलिए कॉपी किया जाता था। कैलीग्राफिस्ट जो होते थे वो उसको कॉपी करते थे। लेकिन जब 19th सेंचुरी की मिडिल की हम बात करने लगते, 1850s की जब हम बात करने लगते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जो प्रिंटिंग था वो स्टार्ट हो जाता है 19th सेंचुरी के मिडिल से, यानी कि 1850 से प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है। और जब प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर तो कॉपीज़ की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक सिंगल जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसकी कई सारे प्रिंट निकाले जा सकते थे प्रिंटिंग प्रेस की मदद से। तो ये चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं और हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो भी रिकॉर्ड्स होते थे उसके ढेर सारे प्रिंट्स जो है वो रखे जाने लगे, ठीक है। क्या हम देखते हैं कि नेशनल आर्किव्स ऑफ इंडिया जो है वो 1920s में बनाया गया, नेशनल आर्किव्स ऑफ इंडिया, ओके। नेशनल ये बना 1920s में। और ये जो नेशनल आर्किव्स ऑफ इंडिया है ये इसका यही काम था। इसमें सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको प्रिजर्व करके रखा गया। और इसका जो लोकेशन था, इट वाज लोकेटेड नियर द दिस ऑफिस ऑफ द वायसराय पैलेस जो था, जो कि अब हमारा राष्ट्रपति भवन बन गया है। तो जो वायसराय पैलेस था उसके पास में ही इसको बनाया गया, क्योंकि अगर कभी भी वायसराय को किसी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड की ज़रूरत है तो वो उसको मंगा करके पढ़ सकते हैं फॉर दैट पर्पस ओनली। तो इस तरह से ये हमारे जानकारी का सोर्स बने और ये अभी तक है, वहाँ पर मौजूद है, जिससे कि हम जो कुछ भी हमें जानकारी चाहिए हम वो जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि एक और चीज़ है, एक तो ये कैसे, हाउ डू वी नो अबाउट the past, how do we know about the British Indian history which was 250 years ago, which was what was happening। तो हम तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स से हम जान रहे हैं, एक ये हमारा जरिया है जानने का। इसके अलावा सर्वेज वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन ब्रिटिश रूल। सर्वे को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। तो जो तीसरा तरीका है जिससे हम जान पाते हैं पास्ट के बारे में, 250 साल पहले के हिस्ट्री के बारे में, दैट इज सर्वेज, ठीक है। अब ये सर्वे से हम क्या मीन करते हैं, देखो, सर्वे वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिटिश। जैसे वो राइटिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, वैसे ही वो सर्वे को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। उनका ये सोचना था कि अगर हम इंडिया पे रूल करना चाहते हैं और अच्छे से रूल करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि इंडिया को हम जानें,
है ना. Properly we should know India, and in order to know India, what is important? सर्वे. सर्वे करके ही हम कंट्री को समझ सकते हैं. बिना सर्वे के हम कंट्री के लोगों को नहीं समझ सकते. ठीक है. तो इस कारण से बहुत सारे जो सर्वे थे वो किए गए पूरी की पूरी कंट्री के बारे में जानने के लिए, हर तरह की जानकारी के लिए इन्होंने जो ब्रिटिश थे उन्होंने सर्वेज किए. ठीक है. विलेजेस में रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड. रेवेन्यू सर्वे क्या हुआ? जैसे कि लैंड है ना. एक लैंड की क्या प्रोडक्टिविटी है, उस लैंड से कितना क्रॉप आ सकता है, कौन कौन से क्रॉप आ सकते हैं, इसके रिगार्डिंग, लैंड के रिगार्डिंग सर्वे हुआ. ठीक है. तो जो लैंड के रिगार्डिंग सर्वे हुआ उससे ये पता चलता था कि उस लैंड से कितनी प्रोडक्टिविटी आएगी. तो उस प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे क्या किया जाएगा? रेवेन्यू फिक्स किया जाएगा. रेवेन्यू क्या हुआ? टैक्स. रेवेन्यू जो है वो टैक्स होता है. तो जब हम सर्वे करेंगे किसी लैंड के बारे में, जब हमें पता चलेगा कि उसकी क्या प्रोडक्टिविटी है, कितने क्रॉप उसमें ग्रो कर सकते हैं, तो फिर उसके बेसिस पे ही हम उसमें ये फिक्स करेंगे कि कितना वो आना चाहिए उससे, कितना जिसको हम कहेंगे कि टैक्स, रेवेन्यू, है ना. तो इस कारण से सर्वे, इस तरह से सर्वे किए जाते हैं. इसके अलावा जैसे इंडिया की जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी क्या हुआ? जो हमारा सरफेस है, कहीं पर माउंटेनियस है, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर प्लेट्यू है, तो उस टोपोग्राफी के बारे में भी सर्वे की गई. सॉइल की क्वालिटी कैसी है, कहाँ पर कहीं पर जैसे एल्यूवियल सॉइल है, कहीं पर ब्लैक सॉइल है, कहीं पर रेड सॉइल है, कहीं पर लैटराइट सॉइल है. तो उन सॉइल्स के बारे में भी, सॉइल की क्वालिटी क्या है, कौन से तरीके की है, किसमें कौन सा क्रॉप अच्छे से होगा, इसके बारे में भी सर्वे किए गए. फिर जो फ्लोरा है, जो प्लांट किंगडम है हमारे कंट्री में, उसका भी सर्वे किया गया, कहाँ पर कौन सी चीज़ें होती हैं, ताकि वो सही ढंग से रूल कर सके इंडिया में, ताकि वो सही तरीके से यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर सके. ठीक है. तो फ्लोरा की भी ये होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, सर्वे होती है. फौना की भी सर्वे होती है. फौना क्या हुआ? जो एनिमल किंगडम है. फ्लोरा इज प्लांट किंगडम, फौना इज एनिमल किंगडम. तो एनिमल किंगडम की भी सर्वे हुई, कौन से एनिमल कहाँ पर कितने हैं, इन सब चीज़ों का. देन लोकल हिस्ट्रीज, है ना, लोकल पर्टिकुलर जगह की हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में भी उन्होंने सर्वे किया. तो इस तरह से इन ऑर्डर to administer a particular region in a proper manner, it was considered important to do survey. ठीक है. ये इम्पोर्टेंट माना गया कि सर्वे किया जाए. तो सर्वे करके इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल की इंडिया के बारे में, और इस जानकारी के इसलिए उनको इम्पोर्टेंट लगता था ताकि वो यहाँ पर अच्छे से रूल कर सके, यहाँ के रिसोर्सेज को वो ज़्यादा बढ़िया से यूज़ कर सके. ठीक है. इतना ही नहीं, इन्होंने ब्रिटिश के ही आने के साथ ही हमारे कंट्री में सेंसस भी स्टार्ट हुई. सेंसस क्या होता है? सेंसस इज काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन की काउंटिंग जो है वो उसकी भी जो प्रैक्टिस स्टार्ट हुई इंडिया में, वो ब्रिटिश के आने के साथ ही वो स्टार्ट होती है. ठीक है. अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जो सेंसस स्टार्ट हुआ 19th सेंचुरी के एंड में पहली बार सेंसस हुआ था, और उसके बाद हर 10 ईयर्स पे, एवरी 10 ईयर्स पे सेंसस होता है. अभी जो हमारा लास्ट सेंसस हुआ है वो कब हुआ है? वो हुआ है 2011 में, और अभी 2021 में सेंसस होना था, बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड, है ना, जिस कोविड-19 के कारण हम लोग आज इन ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं,
ये वीडियोस आप देख रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, है ना। तो उस कोविड-19 ने इसको भी अफेक्ट किया है, सेंसस हमारा नहीं हो पाया है। तो अब ये जब भी सिचुएशन जो है वो नॉर्मलाइज होगा तभी फिर सेंसस जो है वो स्टार्ट होगा। तो इस तरह से जो सेंसस होती है उसमें ये नहीं कि सिर्फ इट्स नॉट ओनली अबाउट द काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन, इसमें हर तरह का बहुत ही डिटेल्ड जानकारी होती है, इंफॉर्मेशंस होती है, लाइक कौन से एज ग्रुप के कितने लोग हैं कंट्री में, देन जेंडर भी देखा जाता है, मेल और फीमेल जो है उसमें कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, फिर लिटरेसी रेट देखी जाती है, मेल में कितने लिटरेट है, फीमेल में कितनी लिटरेट है, ओवरऑल कितने लिटरेट है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट देखी जाती है कि कितने बच्चे हैं जो जन्म लेने के बाद साल भर के अंदर अंदर जिनकी अगर 1000 बच्चे लाइव बच रहे हैं तो कितने बच्चे मर जा रहे हैं। इस तरह की बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, एवरेज लाइफ कितनी होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देन इस तरह की सारी चीज़ें जो है, सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें सेंसस से मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि इसके अलावा जो ये सारे सेंसस हो रहे हैं, ये सर्वेज हो रहे हैं, इसी सर्वे में कुछ बोटानिकल सर्वेज भी होते थे, जूलॉजिकल सर्वेज भी होते थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज भी होते थे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज, ऑल काइंड ऑफ सर्वेज जो है वो ब्रिटिश करते थे। ये उनका काम करने का तरीका था और उनके इस काम करने के तरीके से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी बातें पता चल पाई, बहुत सारी चीज़ों को हम समझ सके, जान सके। ठीक है, तो ये जो हम तीन के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, दीज आर द ऑफिशियल सोर्स ऑफ नोइंग द हिस्ट्री, दीज आर द ऑफिशियल source of British Indian हिस्ट्री। ठीक है, ऑफिशियली हमें ये सारी बातें पता चलती है कि क्या क्या बातें क्या क्या था, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात समझनी है आपको कि ये जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखे जा रहे थे, रिकॉर्ड रूम्स बने थे, आर्किव्स बने थे, म्यूजियम्स बने थे, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता था, कैलीग्राफिस्ट होते थे, कॉपी करते थे। देन जब प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई, प्रिंटिंग प्रेस आ गया, तो कॉपीज़, ढेर सारे कॉपीज़ बनने लगे, उनकी प्रिंटिंग हो करके वो सभी प्रिजर्व करके रखे जा रहे थे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। सर्वे किए जाते थे, हर तरह के सर्वे थे और इन सर्वे के जो रिजल्ट्स थे वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है, ये सारे जो जिसको हम देख रहे हैं, ये जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, दैट इज ओनली ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। ऑफिशियली हमें ये चीज़ें पता चल रही है, बट अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि रोज़मर्रा की लाइफ से कॉमन पीपल जिससे जुड़े हुए हैं, उनसे उस तरह की जो चीज़ें थी उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है ना, वो हम कैसे जानेंगे? क्योंकि यहाँ पर जब हम ऑफिस के रिकॉर्ड्स देख रहे हैं, जब हम आर्किव्स और म्यूजियम्स में देख रहे हैं, तो वो जो भी रिकॉर्ड्स हैं दैट इज ओनली अबाउट ऑफिशियल थिंग्स, है ना। अब कॉमन पीपल क्या क्या झेल रहे हैं, उनकी लाइफ कैसी है, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, इस बारे में इससे हमें कुछ भी नई जानकारी मिलता है ना। तो ये प्रॉब्लम है, वी ओनली नोइंग अबाउट द ऑफिशियल थिंग्स। क्या ऑफिशियल्स, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स इंडिया में थे, वो क्या सोचते थे, वो क्या
उन्होंने क्या डिसीजंस लिया, क्या काम किया, है ना, ये सब कुछ हमें पता चलता है। क्या वो जिस इंफॉर्मेशन को उन्होंने चाहा कि वो आगे के जनरेशन को पता चलना चाहिए, उस इंफॉर्मेशन को उन्होंने प्रिजर्व किया। जिस इंफॉर्मेशन को हो सकता है उन्होंने चाहा हो कि आगे की जनरेशन इसके बारे में न जाने, तो उसको उन्होंने प्रिजर्व नहीं किया। तो अनऑफिशियली चीज़ें नहीं पता चल पाती, है ना। इससे हमें जो ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, बस उनके बारे में पता चलती उन्होंने क्या किया, बट जो कॉमन पीपल थे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है ना। वो अगर कॉमन पीपल कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न था, ऑफिशियल्स कुछ भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी क्या थॉट प्रोसेस है, क्या वो चाहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, वो सब कुछ हमें पता चल रहा है, बट कॉमन पीपल के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है ना। तो अब ये कैसे पता चलेगा, जो अदर पीपल्स थे, अदर देन ऑफिशियल्स जो थे, उनकी क्या सोच थी, उनकी क्या कुछ वो फेस कर रहे थे, इस बारे में हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ अदर सोर्सेज देखने, है ना। ये जो सोर्सेज है ये कॉमन पीपल के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि अदर पीपल को पर क्या बीत रही थी, तो हमें फिर देखना होगा कि क्या अदर पीपल पे क्या बीत रही थी। अगर हम ये देखना चाहते हैं तो फिर हमें अदर सोर्सेज पर अपने आप को फोकस करना होगा। वो अदर सोर्सेज क्या हैं, ऐसे हमें बहुत सारे, जैसे जो हिस्टोरियंस हैं उनको बहुत सारे डायरीज मिले हैं, लोगों की डायरी, जो कॉमन पीपल हैं, दे मेनी टाइम्स दे यूज टू राइट डायरीज में वो सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, एवरीडे का, है ना। तो इस तरह की जो डायरीज हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। जन जो पिलग्रिम्स हैं उनके अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, पिलग्रिम्स और ट्रैवलर्स के अकाउंट मतलब उन्होंने कोई पिलग्रिम आया इंडिया में, ट्रैवलर आए इंडिया में, उन्होंने जो कुछ भी यहाँ पर एक्सपीरियंस किया उसको उन्होंने अपने रिकॉर्ड में लिख लिया, है ना, उसका उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए कॉमन पीपल के बारे में जानने का एक बहुत बड़ा सोर्स बनते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ की ऑटोबायोग्राफीज, बहुत जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, उन्होंने ऑटोबायोग्राफी किया, वो अपने लाइफ की जो स्टोरी जब हम खुद लिखते हैं तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अपने लाइफ की स्टोरी व्हेन वी राइट ऑन आवरसेल्फ, है ना। और जब हमारी लाइफ की स्टोरी कोई और लिखता है तो उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। तो ऑटोबायोग्राफीज ऑफ फेमस पर्सनालिटीज वर ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर दिस, that was one of the reason for one of the source for knowing the history, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे सोर्सेज जो है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गए, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं कि जैसे कि और भी चीज़ें हैं जो न्यूज़पेपर्स, ऑफिशियल न्यूज़पेपर्स नहीं, है ना, जब प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे हमने देखा 1850 के बाद से इंडिया में प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो प्रिंटिंग के साथ क्या देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए जाते हैं, है ना। और पब्लिक में बहुत सारे इश्यूज़ को डिबेट किया जाता था, उस पर डिस्कशंस होते थे, लीडर्स थे, रिफॉर्मर्स थे, वो अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करते थे, पोएट्स थे, नॉवलिस्ट थे, वो अपने फीलिंग्स को अपने पोएम्स के थ्रू, अपने नॉवेल्स के थ्रू एक्सप्रेस करते थे। तो ये सब भी जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सोर्स बनते हैं हिस्ट्री को जानने का, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम जिसकी भी बात करें, चाहे हम लोगों की डायरी की बात करें, चाहे पिलग्रिम्स और ट्रैवलर्स की अकाउंट्स की बात करें, चाहे ऑटोबायोग्राफी की बात करें, चाहे प्रिंटिंग न्यूज़पेपर की बात करें, या फिर हम
हम लीडर्स और रिफॉर्मर्स के जो डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते थे उसकी बात करें, हम क्या देखते हैं कि ये सारे जो थे ये ऑल दीज वर ओनली फॉर द लिटरेट पीपल, अबाउट द लिटरेट पीपल, जो लिटरेट जो पढ़े लिखे थे, बस वही ये इसको कर सकते थे, है ना। उनके बारे में ही पता चल रहा है इन सब से। अब जो इलिटरेट थे, जो पीपल नहीं जानते थे कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, उनके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, उनके बारे में भी तो जानना होगा। तो जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया ये ऑफिशियल्स के बारे में था। इसके बाद हमने जो डायरी और ऑटोबायोग्राफी और न्यूज़पेपर्स की बात की वो लिटरेट पीपल के बारे में था। बट व्हाट अबाउट द इलिटरेट पीपल? सो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।